अब देखिए 60 किलोमीटर के बाद, आफ्टर 60 किलोमीटर्स, हम लोग ने पढ़ा था कि आवेश शुरू हो जाते हैं, और 60 किलोमीटर के बाद जो है आवेश स्टार्ट है। और ये 2900 किलोमीटर तक होते हैं। तो जो चार्ज होता है वो इसमें यहां पर पाया जाएगा। लेकिन फ्रॉम 80 टू 640 किलोमीटर, यहां पर जो आवेश होते हैं वो बहुत सघन होते हैं, डेंस होते हैं। यहां पर भी विरलता होती है, नीचे भी विरलता होती है। तो यहां से शुरुआत होती है, इसलिए धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर यहां कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा सघनता है वो 80 से 640 किलोमीटर, और इसीलिए इसको क्या कहा गया, आयन मंडल कहा गया। जबकि आवेश 60 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट है। इसके मतलब कि जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपरी भाग से आवेश शुरू हो जाता है। आवेशों के होने से, जैसे हम लोग ने पहली चीज क्या पढ़ी थी, प्रकीर्ण की प्रक्रिया, ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से क्या होता था, प्रकाश फट जाता था। स्कैटरिंग मतलब फटना, बिखरना, छितरना, तो फट जाता था। और जिसकी वजह से हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो बीच के कलर होते हैं, तो विबग्योर में जो आपके बीच के कलर होते हैं वो जो है आपके ब्लू, ग्रीन, येलो मिल करके आपके एक तरह से लाइट ब्लू कलर बनाते हैं, स्काई ब्लू। और जिसकी वजह से ये पूरा स्काई ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। जब हम नीचे से देखते हैं तो आकाश भी हल्का नीला दिखाई पड़ता है। हम बाहर से देखते हैं पृथ्वी को तो वो भी नीली दिखाई पड़ती है। ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहा गया था, इसको प्रकाश मंडल भी कहा गया था, फोटोस्फीयर भी कहा गया था। और प्रकीर्ण की प्रक्रिया होने की वजह से प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था कि प्रकाश दो तरह से आता है, एक डायरेक्ट लाइट जो कि आपकी धूप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या है, डायरेक्ट लाइट। और एक होती इनडायरेक्ट लाइट जिसको डिफ्यूज लाइट कहते हैं। मतलब अगर धूप नहीं भी आ रही है लेकिन फिर भी आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा अगर दिन का टाइम है, तो वो डिफ्यूज लाइट है। तो डिफ्यूज लाइट कैसे, यहीं पे प्रकीर्ण की प्रक्रिया होने की वजह से, प्रकाश के बिखरने की वजह से ये पूरा भाग प्रकाश से भर जाता है। तो इसलिए इसको फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है कि जैसे प्रकाश भर गया, प्रकाश के भर जाने से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग ने इससे पहले भी टॉपिक में डिस्कस किया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि जब वायुमंडल आएगा तब हम लोग इस चीज को जो है अच्छे से डिस्कवर कर पाएंगे, जान पाएंगे कि हाँ ये कैसे होता है। तो हमने आपको बताया था कि तारे रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। अब हम मान लीजिए कि यहां पे हैं पृथ्वी की सतह पर, यहां पे कोई तारा है, ये तारा दिन के समय भी है, रात के समय भी, हर वक्त वही है। हम लोग ऐसा कहानियों में सुनते चले आए हैं कि रात में सूर्य जो है आपके चंद्रमा उगता है, चांद, तारे उगते हैं और सुबह डूब जाते हैं। सुबह सूर्य उगता है, शाम में डूब जाता है। तारे शाम में निकलते हैं और अपने आप सुबह तक डूब जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज जहां है वो वहीं मौजूद है। तारे अगर हैं तो तारे वहीं मौजूद है, लेकिन दिन के टाइम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, रात के टाइम दिखाई पड़ते हैं। रात के टाइम क्यों दिखाई पड़ रहे हैं और दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? दिन के टाइम इसलिए, ऐसे आप समझ लें, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा हॉल है, एक एग्जाम्पल ले लें पहले, और उस बड़े से हॉल में ढेर सारी लाइट लगी हुई है, वहां पे पार्टी चल रही है। मान लीजिए उस पार्टी में, जैसे मान लीजिए कि एक कॉर्नर पर एक 0 वॉट का बल्ब लगा हुआ है। 0 वॉट के बल्ब को, अब जैसे पार्टी चल रही है और उस 0 वॉट के बल्ब को हमने जला दिया, तो जब 0 वॉट का बल्ब जला दिया तो क्या उस हॉल में जो जगमगा रहा था प्रकाश से, ढेर सारा जो है लाइट लगी थी, ट्यूब रॉड्स लगे थे, आपके हेलोजेंस लगे थे, वहां पे 0 वॉट के बल्ब ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश था, 0 वॉट का जो प्रकाश था वो खो गया। लेकिन उसी टाइम अंधेरा हो गया, एकदम लाइट चली गई, लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, कोई प्रकाश नहीं। और अब हम 0 वॉट का बल्ब जला दें तो 0 वॉट का बल्ब क्या करेगा? पूरे जो है आपके हॉल में हर लोग, जैसे ही लाइट आती है आदमी पलट के देखता है ना कि लाइट आ गई, तो हमेशा क्या करेगा? हमेशा टर्न होकर के देखेगा, अरे लाइट आ गई, बल्ब की तरफ फौरन घूमेगा, और लाइट नहीं आई लेकिन वहां जल गई।
और सबको वो 0 वाट का बल्ब आसानी से दिखाई देगा। तो हम कॉन्सेंट्रेट हो गए उधर की तरफ, हमने देखना शुरू कर दिया और दिख भी रहा है हमें। दिन के टाइम नहीं दिख रहा था, 0 वाट का बल्ब चाहे जलाइए बुझाइए कुछ भी करते रहिए, दिन भर प्रकाश भरा हुआ था। वही चीज होती है वायुमंडल में। प्रकीर्ण की प्रक्रिया होने की वजह से ये सब के सब जितना भी आपके ये पूरा वायुमंडल होता है ये प्रकाश से भर जाता है। तो विकृत प्रकाश जिसको कहा जाता है डिफ्यूज्ड लाइट, विकृत प्रकाश से डिफ्यूज लाइट से ये पूरा भर गया। और जब पूरी तरह से प्रकाश से भर गया तो ये तारा यहां मौजूद है, तारे की लाइट भी हमारी आंखों तक आ रही है, लेकिन जो ये प्रकाश है उसकी तुलना में और दूसरे प्रकाश और तेज हैं और ज्यादा तीव्रता वाले हैं, जिसकी वजह से आसपास की चीज प्रकाश से भरी हुई है, इसलिए इसका प्रकाश हमारी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। जैसे 0 वाट का बल्ब ने का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि और दूसरे प्रकाश से जो कि ज्यादा जो है आपके प्रभावशाली थी और जिनका ज्यादा इफेक्ट था, उसी तरह से ज्यादा इफेक्ट यहां पर भी आपके प्रकाश का है। तो प्रकाश का ज्यादा इफेक्ट है और जिसकी वजह से यहां से जो आपके तारे का जो प्रकाश आ रहा था हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो दिन के समय विकृत प्रकाश होने की वजह से, डिफ्यूज लाइट होने की वजह से पूरा वायुमंडल प्रकाश से भरा हुआ है, जिसकी वजह से हमें तारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पोर्शन रात की तरफ पहुंचता है जहां पे सूर्य अस्त हो जाता है, रात जैसे ही आई वैसे ही यहां पर क्या हो जाता है, प्रकीर्ण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, सूर्य का प्रकाश आना बंद हो गया, पूरे में अंधेरा हो गया, डिफ्यूज लाइट आई नहीं रही है, पूरा वायुमंडल अंधेरे से भर गया, पूरे वायुमंडल में अंधेरा हो गया। जब पूरे वायुमंडल में अंधेरा हो गया तो यही तारा अपना प्रकाश आसानी से हमारी आंखों तक पहुंचा देता है और हमें प्रतिबिंब बनने लगता है इसका। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन हमारे रेटिना पर होने लगेगा क्योंकि ये प्रकाश आराम से चलाएगा, क्योंकि और कोई जो है प्रकाश नहीं है। तो इसलिए जितना भी प्रकाश है वो आएगा और हमें आंखों पर जाके प्रतिबिंब बनाने लगेगा, जिसकी वजह से हमें तारा रात के समय दिखाई पड़ने लगेगा। तो रात के समय पूरे वायुमंडल से प्रकाश हट जाता है, प्रकीर्ण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, नहीं होती, और सूर्य से आने वाला प्रकाश नहीं रहता। तो पूरा वायुमंडल अंधेरे से भरा होता है। अंधेरे से भरे वायुमंडल में एक छोटा सा प्रकाश भी हमारी आंखों पे आके प्रतिबिंब बना लेता है। इसलिए छोटे से छोटा तारा अगर होगा, बहुत माइन्यूट होगा, तो भी हल्का फुल्का हमें जो है आपके दिखाई पड़ेगा। जो बड़े तारे हैं, जो पास तारे हैं, जो आपके ज्यादा प्रकाश भेज रहे हैं, वो तो दिखाई पड़ते ही पड़ते हैं। बहुत माइन्यूट जो तारे होते हैं वो भी हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो वो किस वजह से दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि रात के समय ये पूरा का पूरा प्रकाश खत्म हो जाता है। और जो प्रकाश आया, इस प्रकाश के आने की वजह से तारे दिखाई पड़े। तो रात के समय तारा दिखाई पड़ा, लेकिन दिन में यही तारा हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो आपके रात में तारों का दिखना और दिन में तारों का न दिखना, ये किस वजह से है? ये आपके वायुमंडल में उपस्थित जो भी आपके एक तरह से जितने भी वायुमंडल में उपस्थित जितना पार्ट है ये अंधेरे से भरा होता है, इसलिए प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए तारा दिखाई दे रहा है। और दिन के समय यही नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए ये एक तरह से जो है आपके ना के बराबर हमें दिखाई पड़ता है, हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो जितना भी इस तरह की चीजें हैं, जितनी भी इस तरह की जो है आपके फिनोमेना हैं जो प्रकाश से संबंधित है, वो दिन के समय ही होते हैं। और दिन के समय जैसे हमने बताया था, जैसे ही प्रकाश आने लगता है, आयंस के पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज आ जाता है, उनको ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने की वजह से खटाखट 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 ये इन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन कर दिया। और पिछली जैसे हम लोग इससे थोड़ी देर समय पहले हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, पिछले टर्न पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहां पर डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 80 से 96 किलोमीटर तक डी लेयर, 96 से 144 किलोमीटर तक E1 E2 लेयर, F1 F2 लेयर जो है 144 से 320 किलोमीटर तक रहती है। तो ये भी लेयर जो होती है, अब फर्दर अगर E1 E2 को देखें तो E1 जो है आपके 120 किलोमीटर पे खत्म होगी, 120 से 144 तक E2 हो जाएगी। 144 से 240 तक लगभग जो है आपके F1 होती है, 240 से स्टार्ट हो जाती है, 320 किलोमीटर तक आपके F2 हो जाती है। ये लेयर्स में फॉर्म हो जाती है। रात जैसे ही हुई ये सारी परत खत्म हो जाती है।
ये सारी परतें टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये परत रोज बनती हैं, DEF परत, रोज नष्ट हो जाती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बन जाएंगी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रोज जो है अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो ये जो है आपके रोज बनती और रोज बिगड़ती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है। वो क्या है? आयन मंडल के साथ एक चीज जो जुड़ी हुई है वो क्या है? आयन मंडल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जितना भी आपके एक तरह से आयन मंडल ये है, ये हमने आपको बताया कि ऊपरी भाग में आवेश है, आवेशों की उपस्थिति होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे न्यूट्रल है। तो हमने ये भी बताया था पूरा एटमॉस्फेयर अगर हमसे पूछा जाए क्या है, तो हम ये कहेंगे ऋणात्मक आवेशित है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। हम लोग पृथ्वी की सतह पर रह करके रेडियो सुनते हैं। रेडियो देखिए, हम लोग रेडियो को सुनते हैं। रेडियो में जो है आपके पहले एंटरटेनमेंट के साधन बहुत ज्यादा नहीं थे। आज तो ये है कि आपका जो है टेलीविजन है और डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं, इसलिए लोग जो है आपके एक तरह से उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं रेडियो को। लेकिन पहले जो मेन एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था, क्योंकि पहले कोई टीवी भी थी नहीं, कोई चैनल्स चलते नहीं थे, टीवी चलती भी थी तो दूरदर्शन था, खाली दूरदर्शन पे जो भी प्रोग्राम्स आते थे वो, तो टोटल एंटरटेनमेंट का जो साधन था वो था आपके रेडियो। रेडियो सुनते हैं हम लोग। रेडियो कैसे सुनते हैं? जो परत है ये, यहां से रेडियो तरंगे आती हैं और परावर्तित हो जाती है और हमें जो है आपके रेडियो की वेव्स अगर कहीं से छोड़ी जाती हैं या रेडियो जो है कहीं संचालित हो रहा है तो यहां से तो उसका संचालन हमारे घर तक या हमारे तक कैसे पहुंचता है? तो यही रेडियो वेव्स जाती हैं, ये जो आयन मंडल है ये इसको परावर्तित कर देता है और हम लोग आवाजों को सुनते हैं, गानों को सुनते हैं या कोई भी प्रोग्राम है उसको सुनते हैं। तो एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन कहां से हो रहा है? आयन मंडल से होता है। और रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होने का मतलब यह हुआ कि रेडियो जो हम लोग सुनते हैं वो किसकी देन है? वो आयन मंडल की देन है। तो अगर आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो का आविष्कार भी ना हो गया होता, नहीं होता। तो रेडियो तरंगें जो होती हैं ये अगर आप देखें तो ये जो है आपके एक तरह से आवेशित जो है आपके पार्ट से जो है परावर्तित हो जाती हैं और ये जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होते हैं, इनसे परावर्तित होकर के नीचे वापस लौट आती है, जिसकी वजह से हमें रेडियो जो है आपके सुनाई पड़ता है या रेडियो के चैनल्स हम लोग सुनते हैं। रेडियो को जब आपने बजाया होगा तो रेडियो में आपने देखा होगा तो उसमें क्या होते हैं? उसमें डिफरेंट स्टेशंस होते हैं और वो भी स्टेशंस कई मोड पर होते हैं। उसमें मोड क्या होता है? मोड आपने देखा होगा, एक होता है मीडियम वेव, देखा ना, एक मीडियम वेव, एक होता है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3, इस तरह से जो है आपके ढेर सारे शॉर्ट वेव्स होते हैं। और एक है एफएम, फ्रीक्वेंसी मोड बैंड जिसको कहा जाता है। तो एफएम हम लोग सुनते हैं। तो एफएम जो होता है, एफएम पे जब कोई चीज सुनते हैं तो क्या होता है? काफी साफ सुनाई पड़ता है, होता है ना, एकदम क्लियर। मीडियम वेव पर कोई स्टेशन अगर सुनेंगे तो काफी डिस्टर्ब बजता है, शॉर्ट वेव पर और डिस्टर्ब बजता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो तरंगे हैं ये तरंगे अलग अलग जगह से परावर्तित होती हैं। तो अब यहां पर क्या है, जब एफएम होता है तो ये है डी परत, फिर उसके ऊपर है ई परत, फिर है ये एफ परत। तो रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो आपके फ्रीक्वेंसी मोड बैंड है, ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला है, लॉन्ग वेवलेंथ वाला। और लॉन्ग वेवलेंथ की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता कम होने की वजह से ये ज्यादा भेद नहीं पाता, डी परत से ही परावर्तित हो जाता है। जब हम मीडियम वेव करते हैं, मीडियम वेव में भेदन क्षमता बढ़ जाती है, तो ये मीडियम वेव क्या करता है? ई परत से परावर्तित होता है। तो मीडियम वेव ई परत से परावर्तित हो रहा है। और जब हम शॉर्ट वेव पर रेडियो सुनते हैं तो शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3,
ये क्या है, शॉर्ट वेव होने की वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर और बढ़ जाता है और अंदर तक ये तरंगे चली जाती हैं और एफ जो है आपकी इससे परावर्तित होती हैं। तो एफएम क्यों जो है साफ सुनाई पड़ रहा है आपको, तो एफएम इसलिए साफ सुनाई पड़ रहा है क्योंकि डी परत से परावर्तित हो रहा है। उससे और डिस्टर्ब कौन बचता है, मीडियम वेव। मीडियम वेव पर स्टेशन अगर आप सुन रहे हैं तो वो कहां से, ई परत से परावर्तित हो रहा है। और शॉर्ट वेव जो होती है वो एफ वेव से, एफ तरंगों से परावर्तन होता है। दिन की अपेक्षा अब जैसे शॉर्ट वेव है, कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो कि हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं या फिर जैसे मान लीजिए कि सुने जाते हैं न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर तो इसमें जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए आपके गाने वाने के शौकीन होते हैं, तो पहले एक स्टेशन आता था सिलोन, तो सिलोन का स्टेशन होता था, वहां से जो है हम लोग जो है उसको सुना करते थे। सिलोन ऐसे तो जो है आपके प्राचीन नाम है श्रीलंका का, तो श्रीलंका जो है उसका प्राचीन नाम सिलोन है। लेकिन इस श्रीलंका को अगर आप देखें तो जो सिलोन स्टेशन है, ऐसा नहीं कि श्रीलंका से आता है, वो इंडिया का ही है लेकिन सिलोन के नाम से आता था। तो सिलोन पे अच्छे अच्छे गाने आते थे तो लोग सिलोन सुनते थे। सिलोन अगर दिन में लगाइए तो नहीं कनेक्ट होता था। या अक्सर आप न्यूज सुनते हैं बीबीसी लंदन, बहुत सारे लोग सुनते हैं बीबीसी लंदन, अगर आप दिन में पकड़ाइए तो आपको नहीं पकड़ में आता। क्यों नहीं पकड़ में आता, शॉर्ट वेव पर है बचता है। शॉर्ट वेव वाला कहां से परावर्तित हो रहा है, एफ तरंगों से परावर्तित हो रहा है, एफ परत से परावर्तित होता है, इसलिए बहुत दूर से परावर्तन हो रहा है। इसलिए कभी कभी लगता भी है, कभी कभी नहीं लगता भी है तो बड़ा डिस्टर्ब होकर के बचता है। तो बीबीसी लंदन अगर सुन रहे हैं, दिन के समय अगर सुनते हैं डिस्टर्ब रहता है, और रात में उसी स्टेशन को सुनिए तो आप देखते हैं फौरन लग जाता है। कोई भी स्टेशन अगर आप देखें, रेडियो दिन की अपेक्षा रात में साफ बजता है। ऐसा क्यों, अभी हमने जैसे आपको डिस्कस किया, ये परतें रोज बनती हैं, रोज नष्ट हो जाती हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते ही खटाखट 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 इन्होंने लेयर्स बना लिया, डीईएफ दिन भर बनी रहेंगी। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, ये सारे के सारे जितने भी चार्ज होते हैं सब नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे इतनी सघनता हो जाती है कि यहीं से सारी तरंगों का परावर्तन काफी नीचे से होने लगता है। डी परत भी कोई नहीं पहुंच पाता, डी परत के बहुत नीचे से ही, क्योंकि सघनता बढ़ जाती है। और रिपल्शन, क्योंकि ये रिपल्शन के कारण होता है, क्योंकि चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो उसी वजह से रिपल्शन होता है। और यहां पर जब ये यहां पर बहुत सघनता हो जाएगी तो फिर तरंगे यहां तक पहुंचेंगी नहीं, बहुत पहले ही परावर्तित हो जाती। तो जितनी भी तरंगे हैं सब के सब परावर्तित हो जाती हैं। तो शॉर्ट वेव भी साफ बजने लगता है, मीडियम वेव भी साफ बजने लगता है, और एफएम साफ बजता ही है। तो इसलिए दिन की अपेक्षा रात में रेडियो क्यों साफ बजते हैं, इसलिए क्योंकि परतें नष्ट हो जाती हैं। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये होता है कि दिन भर ट्रैफिक ज्यादा होती है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, साउंड पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से शायद डिस्टर्ब बचता है। ऐसा कुछ नहीं है। पॉल्यूशन से और इन रेडियो वेव्स का कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी साउंड वेव्स जो पॉल्यूशन कर रही है वो रेडियो वेव्स से को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो यहां पर उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि दिन के समय साउंड पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए जो है ज्यादा जो है आपके डिस्टर्ब बचता है रेडियो। ऐसा नहीं, रेडियो तरंगों का परावर्तन डीईएफ परतों से होता है, लेकिन रात में यही डीईएफ परत नष्ट होकर के नीचे आ जाती हैं सारे कण, और डी परत के बहुत नीचे भाग से ही जो है इनका परावर्तन होने लगता है। तो इस वजह से आप देखें तो ये डी परत का परावर्तन जो है आपके ये जो है होता है ऐसे डी परत के नीचे से। तो डी परत के बहुत नीचे से होने लगता है, इसीलिए रात के समय रेडियो साफ बजते हैं अपेक्षाकृत दिन के। तो ये क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो है आपके रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से होता है, तो उसका इजी आंसर आयन मंडल है। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, पहले आता था, लेकिन ये है कि जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें आपके आ सकता है। तो ये सब जो है आपके क्वेश्चन होते हैं जो यहां पर बनते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग ने पढ़ा कि जितना भी अब आयन मंडल की वजह से हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया,
पहली चीज तो आवेश होने की वजह से आपके एक तरह से जो है जो आवेश थे, आवेशों ने जैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि यहाँ पर जो है चार्ज पार्टिकल्स छोड़े, जिसकी वजह से पूरा वायुमंडल जो है आवेशित हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, हमने आपको बताया था आवेश का प्रवाह विद्युत धारा होती है। आवेश का प्रवाह जो है ये क्या है, विद्युत धारा। तो अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और आपने चुंबकत्व में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, विद्युत चुंबकत्व में, कि किसी विद्युत वाहक चालक में, करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसके चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन जाती हैं। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से यहां पे ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। वही चीज यहां है। इस मंडल को भी हम लोग ने क्या डिफाइन किया, इस मंडल में क्योंकि आवेशों की उपस्थिति है, इसके अंदर चुंबकत्व पाया जाता है। और ये जो है आपके एक तरह से इसको चुंबकत्व मंडल भी कहते हैं। तो ये चुंबकत्व मंडल होता है जो कि इस जगह पर यहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये चुंबकत्व मंडल है जो कि हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसको कैसे देखते हैं, चुंबकत्व कोई आंख से दिखाई देने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन कैसे दिखाई पड़ता है, इसका इफेक्ट हम कैसे देखते हैं। देखिए आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसका जो है दिखाई पड़ता है हम अगर फील करें। जो आपका क्षेत्र है, जब जैसे आपने पढ़ा होगा किसी मैग्नेट के बारे में, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ पोल में ऐसे इमर्ज करती हैं जाके। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं कहां पे पाई जाएंगी, ध्रुव पर। ये ध्रुव पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। वही स्थिति होती है पृथ्वी की भी। पृथ्वी का जो ध्रुवी क्षेत्र है, ध्रुवी वायुमंडल का जो भाग है, जो ध्रुवी क्षेत्र में आता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का सपोज कर लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, यहां जा रही हैं इस तरह से। तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा सघनता है चुंबकीय बल रेखाओं की, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण होगा ध्रुव के ऊपर। तो ध्रुव के ऊपर क्या होता है कि जो सूर्य है, सूर्य की अगर बॉडी को देखें तो सूर्य की बॉडी एक ऐसी बॉडी है। अब यहां पर आपको यह समझ में आ गया कि ध्रुव के ऊपर आकर्षण ज्यादा होता है। इसके मतलब ये 90 डिग्री, अगर हम ध्रुव के ऊपर के वायुमंडल की बात करेंगे तो यहां पर आकर्षण ज्यादा होगा बनिस्बत इसके विषुवत रेखा के ऊपरी वायुमंडल में। विषुवत रेखा के ऊपरी वायुमंडल में उतना जो है नहीं होगा। जो ध्रुव पर बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए ये देख लें। अब जैसे सूर्य है, सूर्य एक ऐसा आग का गोला है जिस पर संवहन की प्रक्रिया चल रही है, अत्यधिक ऊर्जा है, फ्लेम है, फ्लेम्स हैं, आग की लपटें हैं। ये क्या होती हैं, ये बार बार आग की लपटें बाहर निकलती हैं लेकिन फिर अंदर चली आती हैं गुरुत्व बल की वजह से। तो लंबी लंबी आग की लपटें बाहर निकलती हैं और फिर अंदर चली आती हैं। तो पूरी सतह पर यह तूफान चलता होता है। तो सूर्य के पूरी सतह के चारों तरफ ये तूफान चलता होता है कि बड़ी बड़ी आग की लपटें निकलती हैं, वापस चली आती हैं, फिर आग की लपटें निकलेंगी, फिर वापस चली जाएगी। इस तरह से ये स्थिति होती है, तूफान चलता होता है। और इस तूफान की वजह से कभी कभी जो निकलने वाली ये फ्लेम्स है, इन फ्लेम्स को क्या मिल जाती है, गति ज्यादा मिल जाती है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पलायन वेग, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जिस पर अगर कोई वस्तु गति करे तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वापस ना आकर के बल्कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ दे, वो न्यूनतम गति को जो है आपके एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। कि कम से कम इतनी गति अगर होगी तो ये गुरुत्वाकर्षण बल में वापस नहीं आएगा बल्कि छोड़ करके चला जाएगा। तो उस न्यूनतम गति को हम क्या कहते हैं, वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। तो ये जो है आपके एस्केप वेलोसिटी होती है जो हम लोग यहां पर देखते हैं। होता क्या है कि कुछ तरंगे, कुछ आग की लपटें ऐसी होती हैं जिनको ऊर्जा ज्यादा मिल गई और इनको पलायन वेग मिल गया। तो अब सपोज कर लीजिए कि सूर्य की सतह से किसी फ्लेम को पलायन करने के लिए सपोज कर लीजिए कि चलना पड़ेगा किस गति से, या कोई एक वेग हम मान लें, जैसे मान लीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा अगर फ्लेम जाएगी तो इस सतह को छोड़ देगी।
तो जो आग की लपटें मान लीजिए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इसको छोड़ देंगे। लेकिन जो 150 से कम जा रही हैं, 120 जा रही हैं, 140 जा रही हैं किलोमीटर पर आवर, तो वो तरंगे क्या होंगी, वो सब वापस लौट आती हैं। तो संवहन चक्र की वजह से आग की लपटें गई, वापस लौट आई। क्यों? क्योंकि अगर इतना जो है आपके एक तरह से पलायन वेग है, तो पलायन वेग से जितनी कम गति होती है वो सब वहीं पर रहेगी। पलायन वेग से ज्यादा होने की वजह से आग की लपटें बाहर निकल जाती हैं। अब ये बाहर तो निकली, तो बाहर जाएंगी कहां? क्योंकि सूर्य के आसपास क्या है, सूर्य की फैमिली। सूर्य की फैमिली में क्या है, सूर्य की फैमिली में एक पृथ्वी भी है। पृथ्वी पर जो है आपके, अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण ध्रुव है, ध्रुवीय क्षेत्र में चुंबकत्व की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होंगी, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र में चुंबकत्व ज्यादा होता है। ये जो रीजन था हमने आपको बताया था, क्योंकि ये ध्रुव था, ध्रुव के ऊपरी वायुमंडल में यहां चुंबकत्व ज्यादा है बनिस्बत विषुवत रेखा के ऊपरी वायुमंडल में। तो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग में उतना नहीं है, तो चुंबकत्व की प्रॉपर्टी ध्रुवीय क्षेत्र में, तो ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ ही आकर्षित हो जाती है। और यहां पर जो है अगर कोई ध्रुव से खड़ा होकर के ऊपर देखेगा तो ये चमकीला प्रकाश दिखाई पड़ता है। ये चमकीला प्रकाश जो होता है ये आपके दिखाई पड़ता है ध्रुवों से। तो ध्रुवों से रात्रि के समय खास तौर से आपके पूरा आकाश प्रकाश से भरा होता है, इस तरह की आग की लपटों से भरा होता है। आग की लपटें नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि आतिशबाजियां हो रही, अपने आप आतिशबाजी हो रही। तो जिस तरह से हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं, रात के समय आतिशबाजी होती है और पूरा आकाश जो है वो प्रकाश से भरा होता है। सिमिलरली उसी तरह से बिल्कुल जो है आपके ध्रुवीय क्षेत्र में कभी भी आप जाएं, यहां 24 घंटे आतिशबाजी होती रहती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें पैसा नहीं लगता। तो ये आतिशबाजी कैसी है, ये सूर्य से आने वाली सौर लपटें हैं। सौर लपटें, सोलर फ्लेम्स जिनको कहा जाता है, ये सौर लपटें हैं जो ध्रुवीय वायुमंडल में आकर के आकर्षित हो जाती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय ज्योति। तो ये पोलर लाइट के नाम से जानी जाती हैं, ध्रुवीय ज्योति। तो ध्रुवीय ज्योति क्या है, ध्रुव से दिखने वाला वो प्रकाश जो रात्रि के समय आकाश में चमकीला दिखाई पड़ता है। ये क्यों दिखाई पड़ रहा है, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी की वजह से। चुंबकत्व क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर आवेश है। आवेश के मतलब ये हुआ प्रवाहित होने वाले आवेश को हम, या प्रवाहित होने वाले चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा की तरह बिहेव कर रहा है पूरा। और जब विद्युत धारा है तो आपने चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपके एक तरह से फिनोमेना में आपने पढ़ा है कि किसी भी विद्युत वाहक चालक में, करंट कैरिंग कंडक्टर में एक चुंबकत्व की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इसी वजह से इसके अंदर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी, और ये सारे इन सौर लपटों को आकर्षित कर लेता है। तो इसे ध्रुवीय ज्योति या पोलर लाइट्स के नाम से जाना जाता है। खास तौर से उत्तरी ध्रुव पर पहुंची प्रकाश इस तरह का, या दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा हुआ प्रकाश, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे पोलर लाइट्स को अरोरा के नाम से जाना जाता है। अरोरा। तो अरोरा जो है ये क्या है, ये एक तरह से जो है आपके ग्रीक वर्ड है जिसका अभिप्राय होता है ध्रुवीय ज्योति। तो अरोरा प्रकाश इसको कहते हैं। और ये अरोरा प्रकाश जो है ये उत्तरी ध्रुव से दिखाई देता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस, सॉरी। और दक्षिण ध्रुव से जो दिखाई पड़ता है उसे कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। बोरियालिस मीन्स क्या होता है, बोरियालिस मीन्स उत्तरी स्थित। ऑस्ट्रालिस मीन्स क्या होता है, ऑस्ट्रालिस मीन्स होता है दक्षिणी स्थित। तो उत्तरी ध्रुव से दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योति को, पोलर लाइट को क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस। दक्षिण ध्रुव से दिखाई देने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो ये जो आपके एक तरह से आपने देखा, तो ये ध्रुवीय प्रकाश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इस पोलर लाइट्स पे। तो अरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है, अरोरा बोरियालिस क्या है। तो और अरोरा बोरियालिस क्या है, उत्तरी ध्रुव से दिखाई देने वाला प्रकाश जो
जो ध्रुव के ऊपर दिखाई पड़ता है, और दक्षिण ध्रुव से दिखाई देने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ये अरोरा जो है ऑस्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। ध्रुवी प्रकाश होते हैं जो कि इस तरह से पाए जाते हैं। तो ध्रुवी प्रकाश क्यों हो रहे हैं, ये आपके ध्रुव पर चुंबकत्व की प्रॉपर्टी की वजह से, और इसी वजह से इसको आयन मंडल को क्या नाम दिया गया था, इसको चुंबकत्व मंडल भी कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। इसको मैग्नेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जा रहा था, इसको मैग्नेटोस्फीयर भी हम लोग यहां पर बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जितना भी आपके प्रकाश है, ये सब के सब प्रकाश जो ध्रुव से दिखाई पड़ता है, ये अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आयन मंडल के विषय में हम लोग जाने, वो क्या है, आवेशों की उपस्थिति होने की वजह से यहां पर तीव्रता से तापमान बढ़ता है, और ऊपर की ओर जाने पर तापमान बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है, और जिसकी वजह से जो आयन मंडल है, इसके निचले भागों में तापमान तो -100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ऊपरी भागों तक आते आते तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आयन मंडल के ऊपरी भागों तक तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत तेज तापमान बढ़ता है, और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसको ऊष्मा मंडल के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो ऊष्मा मंडल पूरा है, एक्सोस्फीयर भी है, यहां से यहां तक पूरा ऊष्मा मंडल कहलाता है, लेकिन इसको ऊष्मा मंडल पूरे को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने आपको बताया कि इस यहां पर आवेशों की विरलता है। जो प्रमुख चीज देखी जा रही है वो इस जगह पर तापमान का वृद्धि करना, इसलिए आयन मंडल का एक और नाम हो गया ऊष्मा मंडल। तो इसको ऊष्मा मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आयन मंडल को देखिए क्या क्या नाम मिल गया, आयन मंडल को ऊष्मा मंडल, एक तो आयनोस्फीयर कहा गया आयंस के होने की वजह से, आवेश के होने की वजह से, दूसरा इसको ऊष्मा मंडल भी कहा गया, थर्मोस्फीयर के नाम से जाना गया, तीसरा इसको मैग्नेटोस्फीयर भी कहा गया, चुंबकत्व मंडल के नाम से भी जाना गया, इसी को प्रकाश मंडल भी कहा गया, फोटोस्फीयर के नाम से भी जाना गया, जिसकी वजह से प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैलता है। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंडल हो जाता है जो इस जगह पर जो है हमको दिखाई पड़ता है। और इस मंडल में अगर देखें तो 165 किलोमीटर ऊंचाई तक नाइट्रोजन होता है खाली। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड था, यहां खत्म हो गया। इसके बाद फिर 64 से 65 किलोमीटर हाइट जो होती है ये आपकी होती है ऑक्सीजन की, 65 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है, और 165 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर लगभग जो है नाइट्रोजन भी खत्म हो जाएगी। अब 165 किलोमीटर के बाद विरल अवस्था में, रेयर फॉर्म में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम बचती है। तो आयन मंडल के ऊपरी भागों में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम है आवेशित अवस्था में, और ऊपरी भाग में अगर आप देखेंगे यहां पर भी आवेशित अवस्था में, लेकिन आवेश कमजोर है, यहां आवेश बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये आयन मंडल का वाह्य, जिसको वाह्य मंडल कहते हैं, ये मंडल अगर हम लोग देखें तो इस मंडल में जो है आपके इतना ज्यादा प्रकाश उपस्थित, इतना ज्यादा जो है आपके आवेश उपस्थित नहीं होता। तो ये जो है आपके लास्ट मंडल अगर हम लोग कहेंगे तो ये वाह्य मंडल जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए तो सबसे बाहरी मंडल है, और 640 किलोमीटर ऊंचाई से 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। बहुत विरल अवस्था में है, बहुत कम मात्रा में कण है, और कण भी किसके हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के। सबसे हल्की गैसों के कण जो है आपके इसमें पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के, जो कि यहां पर स्थित होते हैं, और 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी जो है उपस्थिति पाई जाती है। और आवेशों की उपस्थिति होने की वजह से, क्योंकि ऊष्मा बढ़ती है तो ऊपर भी बढ़ती है, लेकिन जो दर यहां थी टेम्परेचर के बढ़ने की वो ऊपर नहीं पाई जाती, ऊपर धीरे गति से आपकी बढ़ती है आवेश की, क्योंकि बहुत ज्यादा सघनता नहीं होती। तो इस वजह से यहां पर टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता है केवल, और अनुमान यह लगाया जाता है कि 2900 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इसलिए जो मापन किया गया वायुमंडल के ऊपरी भाग का तापमान 2900 किलोमीटर ऊंचाई पे 5568 डिग्री सेल्सियस जो है आपके तापमान हो जाता है इस वायुमंडल में। अब इसमें एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 600 किलोमीटर ऊंचाई से 876 किलोमीटर ऊंचाई तक, यहां पे क्या होता है, इस हाइट पे पृथ्वी की
ध्रुवी स्थिर कक्षा स्थित होती है। ध्रुवी स्थिर कक्षा के मतलब क्या हुआ, ये समझ लें। ध्रुव है, ध्रुव के सापेक्ष अगर हम हाइट देखेंगे तो यहां से 600 किलोमीटर से लेकर के 876 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य ये जो पूरा आपके सरफेस होगा, ये जो पूरा क्षेत्र है इन दोनों ऊंचाइयों के बीच में, ये क्या कहलाएगा, ये ध्रुवी स्थिर कक्षा कहलाता है। और ध्रुवी स्थिर कक्षा किस तरह से बनती है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी के चारों तरफ बनती है, बल्कि ध्रुव के चारों तरफ बनती है। तो ये बनेगी कैसे, इसकी एग्जैक्ट देखिए, वो बना करके दिखा दें आपको डायग्राम। अब यहां है, ये उत्तरी ध्रुव है, यहां पे 600 से 876 किलोमीटर ऊंचाई पर यहां पर कक्षा बनेगी। 600 से 876 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में कहीं पर भी। इसके मतलब इस ध्रुव, पृथ्वी के चारों तरफ नहीं, ध्रुव के चारों तरफ एक ऐसी कक्षा होती है कि यहां पर इस कक्षा में अगर किसी भी जो है आपकी वस्तु को डाल दिया जाए तो उसकी परिक्रमा में लगा समय पृथ्वी के घूर्णन में लगे समय के बराबर होता है। कक्षा कौन सी है, इसकी परिक्रमा में, रेवोल्यूशन में लगा समय पृथ्वी के घूर्णन में, रोटेशन में लगे समय के बराबर होता है। पृथ्वी के घूर्णन का समय क्या है, पृथ्वी एक दिन में जो है आपके एक पूरा चक्कर लगाने में, अपने अक्ष पर पूरी तरह से घूमने में, रोटेट करने में कितना समय लेती है, एक दिन का समय, 24 घंटे का समय। उसी तरह से 24 घंटे में जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो 24 घंटे में यह भी परिक्रमा कर लेगा। इसके फायदा क्या होता है, पृथ्वी है, सपोज कर लीजिए ये ऐसे घूम रही है अपने अक्ष पर। अब यहां पर भी कोई चीज ऐसी है कि पृथ्वी के सापेक्ष यहां पर भी कक्षा है, ये कक्षा ऐसे चल रही है, इसमें भी अब पृथ्वी भी एक दिन में एक बार घूम जाएगी, ये भी एक बार घूम जाएगा। तो कहने का मतलब ये 24 घंटे में इसकी भी जो है एक परिक्रमा होगी, जबकि 24 घंटे में इसकी एक घूर्णन होता है, पृथ्वी का रोटेशन। तो पृथ्वी की एक रोटेशन में जितना समय लगता है उतना ही समय अगर इसके परिक्रमा में लग रहा है, रेवोल्यूशन में लग रहा है, तो ऐसी कक्षा को, ऐसे जो है कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवी स्थिर कक्षा। तो पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये क्या होते हैं, ध्रुवी स्थिर कक्षा या पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ध्रुवी स्थिर कक्षा क्या है या पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है वो समझ लें। तो ध्रुवी स्थिर कक्षा वो कक्षा है जहां पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इसलिए लगा देते हैं कि उसकी भी परिक्रमा का समय जो हो जाएगा 24 घंटे हो जाएगा, जैसे कि पृथ्वी के एक जो है परिभ्रमण का समय है, रोटेशन का समय है। फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमने बेंगलोर पर कोई स्टेशन बनाया इंडिया का, और बेंगलोर के सामने हमने कोई सैटेलाइट लगा दी, तो जितनी देर में ये बेंगलोर इस तरह से घूम करके एक चक्कर लगा करके आएगा, उतनी देर में ये भी एक परिक्रमा करके यहां आ जाएगा। इसके मतलब बेंगलोर के सामने अगर हमने कोई सैटेलाइट लगा दी है तो हमेशा बेंगलोर के सामने ही रहेगी, उसी के साथ साथ घूमेगी, बेंगलोर के साथ ही साथ घूमेगी। तो पृथ्वी एक जो है आपके घूर्णन गति करने में 24 घंटा ले रहा है, ये भी 24 घंटे में एक बार घूम जाएगी। तो जिस स्टेशन के सामने लगा दिया जाएगा उसी स्टेशन के सामने ये सैटेलाइट हमेशा घूमती रहेगी। तो इसलिए यहां पर जो है आपके सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे उपग्रह नॉर्मल नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, चंद्रमा, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो वो प्राकृतिक है। उसी को देखा देखी हम लोगों ने एक सैटेलाइट भेज दिया, वो क्या है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। इंसान ने बना करके एक सैटेलाइट भेज दिया चंद्रमा की तरह, वो भी घूम रही है। उससे हमें फायदा क्या होगा, फायदा हमें यह होगा कि वो हमें बहुत सारी चीजें जो है आपके एक तरह से अवेलेबल कराएगी। तो अब एक सैटेलाइट के थ्रू हमें क्या है, कम्युनिकेशन भी मिलता है और इंफॉर्मेशन भी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो दोनों वर्क करता है इन्हीं सैटेलाइट्स पर।
तो ये जो है आपके सैटेलाइट होती हैं जो कि आपके इस तरह से लगाई जाती हैं। तो फायदा क्या है, तो हमने आपको बताया इस कक्षा को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय स्थिर कक्षा, पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ध्रुवीय स्थिर कक्षा क्यों, हमने आपको जैसे एग्जांपल लिया कि अगर कोई, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन में लगा एक समय 24 घंटे का होता है, 24 घंटे में एक बार एक जो है आपके एक तरह से घूर्णन गति कर लेती है, रोटेशन कर लेती है पृथ्वी। तो जहां पर ध्रुव के सापेक्ष एक ऐसा हमने जो है पिंड लगा दिया कि उस पिंड की जो एक परिक्रमा है वो भी 24 घंटे में होगी, इसकी घूर्णन भी एक 24 घंटे में होगा। जिससे फायदा क्या है, जैसे एग्जांपल हमने लिया बेंगलोर के सामने हमने कोई चीज लगाई है तो ये अपने आप घूम रहा है, घूमते 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 ये फिर से एक परिक्रमा कर रहा है। तो पृथ्वी जितनी देर में एक घूर्णन गति करती है उतनी देर में एक ये परिक्रमा कर लेती है। तो जिस स्टेशन के सामने लगाया जाएगा इस सैटेलाइट को, हमेशा उसी सैटेलाइट उसी स्टेशन के सामने ही रहेगा। फायदा ये होता है। तो इसको ध्रुवीय स्थिर कक्षा कहा जाता है, पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो यान यूज किए जाते हैं ये होते हैं पीएसएलवी यान। पीएसएलवी यान सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं, यहां छोड़ते हैं और वापस चले आते हैं। पीएसएलवी क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर मतलब ध्रुवी, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, लॉन्च मतलब प्रक्षेपण और व्हीकल मतलब यान, जिसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट पीएसएलवी यान जाते हैं, सैटेलाइट्स को लगा करके स्थापित करके वापस लौट करके चले आते हैं। तो पीएसएलवी का काम ये है। एक कक्षा और बनती है, अभी देखिए ये कक्षा कहां थी, ध्रुव के सापेक्ष, ध्रुव के पास। एक कक्षा होती है विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के चारों ओर ऐसे। इसके मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा बनती है। तो विषुवत रेखा से जो है आपके एक तरह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर यह कक्षा होती है। तो ये कहां होगी, विषुवत रेखा के अलॉन्ग। और जबकि ध्रुवीय स्थिर कक्षा कहां थी, ध्रुव पर, ध्रुव के सापेक्ष। ये ध्रुव के सापेक्ष थी, उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष। ये कहां थी, यहां से 600 से 876 किलोमीटर ऊंचाई पर, 600 to 876 किलोमीटर ऊंचाई तक। ये विषुवत रेखा के अलॉन्ग है। आप ऐसे समझें जैसे ये ग्लोब है, तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये ध्रुवीय कक्षा है। ध्रुवीय उपग्रह यहां पे लगाए जाते हैं। पीएसएलवी यान से जब भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स तो यहां पे लगते हैं। तो ये क्या है, पोलर सैटेलाइट, ये पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट, ध्रुवीय स्थिर कक्षा, जो ध्रुव के सापेक्ष कितनी ऊंचाई पे, 600 किलोमीटर से 876 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। तो जितनी देर में एक ये परिभ्रमण करेगा उतनी ही देर में ये एक परिक्रमा कर लेती है, जिसकी वजह से जिसके सामने इसको लगाया जाएगा वो हमेशा उसी के सामने हमेशा बना रहेगा। लेकिन विषुवत रेखा से बाहर निकलने पर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर इसके चारों तरफ भी एक कक्षा होती है। ये कक्षा क्या होती है, विषुवत रेखा के चारों ओर जो ये कक्षा होती है, ऊपर की ओर जाने पर जी का मान कम होता जाता है। आपको ये पता है कि जी की मैक्सिमम वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कहां होती है, पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी के केंद्र के अंदर जाए चाहे बाहर जाए, दोनों ही स्थिति में जी का मान कम होता चला जाता है। और 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर जी का मान नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल। और जब गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो कोई भी चीज खींचेगी नहीं। तो इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके अगर हमने किसी वस्तु को यहां छोड़ दिया तो वहीं पड़ी रहेगी हमेशा। वहां जाके छोड़ दी, वहीं जाके लटक जाएगी, ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि जी का मान शून्य हो गया, कोई उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब फोर्स लगेगा तभी तो खींचेगा। तो इस कक्षा में अगर हम कोई चीज छोड़ देंगे तो वहीं पड़ी रहेगी। इस कक्षा में अगर हम कोई चीज चला देंगे तो वो चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है।
ये गति का पहला नियम हो गया न्यूटन का। न्यूटन के गति का पहला नियम आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो क्या था? कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहती है हमें सदैव उसी अवस्था में ही पड़ी रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर न लगाया जाए। तो अगर वो मोशन में है, कोई भी चीज गतिशील है, तो गति करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई बल ही नहीं लग रहा है, रुकने ही वाला नहीं है उसको, तो इसलिए वो चलती रहेगी उसी तरह से। कोई चीज रुकी, अगर छोड़ दिया तो वहीं पड़ी रहेगी, क्यों? क्योंकि उसको कोई चलाने वाला नहीं है, कोई बल नहीं है, तो इसलिए अगर रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, चलती हुई चीज चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। तो रुकी हुई चीज रुकी रहेगी, कभी चलेगी नहीं, और चलती हुई चीज चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ये क्या है? लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन का है। तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान लगभग नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, जहां पर न्यूटन की गति का पहला नियम काम करने लगता है। इस कक्षा को जहां पर जी की वैल्यू लगभग नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, और न्यूटन की गति का पहला नियम काम करने लगता है, इस कक्षा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भू स्थिर कक्षा होती है। और भू स्थिर कक्षा में भी हम लोग यहां पर एक सैटेलाइट भेजते हैं, और ये सैटेलाइट यहां पर रिवॉल्व करता है। ये सैटेलाइट कौन लेकर के जाता है? और बड़े यान होते हैं। ये यान क्या होते हैं? इनको कहा जाता है GSLV यान या ASLV होते हैं, जो इनको लेकर के जाते हैं। GSLV क्या है? जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो GSLV क्या है? जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर क्रमबद्ध प्रक्षेपण यान जिनको कहा जाता है। तो जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म है। और ASLV यान जो होते हैं, ऑगमेंटेड सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये आपके होते हैं। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं ASLV, और GSLV जो होते हैं जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो GSLV यान होते हैं, ये यहां लेकर के जाते हैं और यहां पर उपग्रहों को लगाते हैं। यहां पर भी उपग्रह घूमते हैं। अब एक उपग्रह यहां चल रहा है, एक उपग्रह यहां चल रहा है। यह उपग्रह 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक भेजा गया। बहुत हेवी होते हैं ये, बहुत कॉस्टली होते हैं सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स को बनाने में मिलियंस ऑन मिलियंस ऑफ रुपीज लगते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर लगते हैं, आप ये कह दीजिए। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो है आपके, और ये जो होते हैं, ये आपके कंपैरेटिवली छोटे जो है आपके उपग्रह होते हैं। अब आपके जहन में ये आएगा कि दो सैटेलाइट हैं, यहां छोटे हैं PSLV वाले, PSLV यान जा करके लगा दे रही है। सैटेलाइट छोटा भी है, कम कॉस्टली है, सारी चीजें। यहां पर बड़े यान बहुत दूर जाना पड़ रहा है, 36,000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। कितना ईंधन और कितना समय खर्च होगा, जाएगा, जाकर के लगाएगा, लगा करके वापस आएगा, ये सारी चीजें हैं। तो अब ये क्या है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, अगर हमारा काम यहां से बन रहा है तो हम इसको क्यों लगा रहे हैं? तो दो अलग अलग सैटेलाइट्स, दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। जो काम ये करता है वो ये नहीं करता, जो ये करता है वो ये नहीं करता। तो अब इनका पर्पस क्या है या किस तरह से लगाए जाते हैं? जो हमारे PSLV के द्वारा भेजे गए यान होते हैं, तो ये यान जो होते हैं, ये आपके जो आपके एक तरह से सैटेलाइट्स होते हैं, सॉरी। तो ये सैटेलाइट्स और इन सैटेलाइट्स में फर्क है। ये क्या है? ये IRS सैटेलाइट्स कहलाते हैं। और ये जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं वो होते हैं इनसेट सैटेलाइट, इनको इनसेट के नाम से जाना जाता है। तो ये IRS सैटेलाइट है और ये इनसेट है। IRS सैटेलाइट क्या करते हैं? IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग, भारतीय दूर संवेदन उपग्रह। तो इंडियन, भारतीय
रिमोट, रिमोट मतलब दूर, सेंसिंग संवेदन, भारतीय दूर संवेदन उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग जिसको कहा जाता है। ये क्या है? इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिसका अभिप्राय होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिनका अभिप्राय होता है। तो ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स हैं जो कि आपके होते हैं। दोनों में फर्क क्या है या किस तरह के काम करते हैं? जो आईआरएस उपग्रह हैं वो हमें सूचना प्रदान करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा काम करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए कम करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से सूचना प्रदान करते हैं। सूचना किस तरह की? किसी जगह का मैप बनना है, मैप पता चल जाएगा। आईआरएस जो आपके उपग्रह होता है, तो आप देखते हैं जैसे आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, तो हम लोग कहीं की भी आपके जो है लोकेशन ले लेते हैं। उसी तरह से आपके ये आईआरएस जो होते हैं, ये किसी जगह के भी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। किसी भी लोकेलिटी का मैप है तो ऊपर से फोटो खिंच जाती है इनके द्वारा। तो इसमें इनसेट और ये दोनों काम करते हैं, लेकिन मेनली जो मैप वर्क है या सूचना प्रदान करने वाली जितनी चीजें हैं वो सब आईआरएस करता है। लेकिन इसके साथ जो लगा रहता है वो इनसेट लगा रहता है। इनसेट कम्युनिकेशन वर्क करता है। जितने संचार के काम होते हैं, जैसे आप मोबाइल लगाते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे आप बात करते हैं, कैसे हो जाती है? आपने मोबाइल जब कनेक्ट किया तो तुरंत का तुरंत ये जाता है इनसेट पे, और इनसेट फौरन उस नंबर को ढूंढता है और कनेक्ट कर देता है। कितने सेकंड में? ये आपके विद इन सेकेंड होता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है अगर सही नेटवर्क है तो ये क्या है? विद इन सेकेंड इतना तेज काम हो गया। जैसे ही आपने कॉल लगाया, इनसेट ने पकड़ भी लिया, इनसेट ने ढूंढ भी लिया और कनेक्ट भी कर दिया। इनसेट का काम ये होता है। कोई भी जब आप फोन लगाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे आपने किसी को फोन लगाया, अब वो बता रहा है आउट ऑफ रीच। तो आउट ऑफ रीच का हमारे दिमाग में क्या आता है? तो अब जैसे आउट ऑफ रीच बता रहा था, अब दोस्त मिला, अरे यार कहां चले गए थे, कितनी दूर चले गए थे, आउट ऑफ रीच बता रहा था तुम्हारा फोन। हो सकता है वो बगल वाले कमरे में बैठा हो, ऐसा नहीं कि दूर चला गया इसलिए आउट ऑफ रीच हो गया। आउट ऑफ रीच आपसे नहीं है, हो सकता है आपके बगल में बैठा हुआ आदमी है, लेकिन आउट ऑफ रीच उसको बता सकता है। वजह क्या होता है? कोई आपके मोबाइल से निकल के उसके मोबाइल में थोड़ी रेस जा रही है, आपके मोबाइल से निकल करके इनसेट के पास जाती, इनसेट ढूंढता है। आपके भले ही बगल में बैठा हुआ शख्स होगा, लेकिन आउट ऑफ रीच बता सकता है। क्यों? इनसेट ढूंढेगा, अगर वो ढूंढ लेगा तो कनेक्ट कर देगा उस नंबर को, नहीं ढूंढ पाएगा तो कहेगा कि आउट ऑफ रीच है। ये इनसेट के आउट ऑफ रीच है, आपके आउट ऑफ रीच थोड़ी है। और नॉर्मली हम लोग के दिमाग में क्या आता है, यार आउट ऑफ रीच हो गया, इसका मतलब बहुत दूर चला गया है, शायद दूर चला गया इसलिए आउट ऑफ रीच है। आपके बगल में भी व्यक्ति हो सकता है, वो भी आउट ऑफ रीच बता सकता है। तो इसलिए आउट ऑफ रीच का मतलब समझिए, आउट ऑफ रीच का मतलब आपसे रीच के बाहर नहीं, इनसेट के रीच के बाहर है। तो आउट ऑफ रीच इस तरह से बताने लगता है। तो चाहे वो टेलीफोन हो, फैक्स काम करता है, फौरन हमने यहां से मैटर भेजा और कहीं दूसरी जगह जाके निकला, तो फैक्स किस पे काम कर रहा है? इसी पे कर रहा है। पहले तार जो हुआ करते थे, जैसे हम लोग कहीं भेजते थे, तार फौरन पहुंचता था, तो तार जो काम करता था, तो ये वो भी जो है आपके इसी से काम करता था। अब तो जितने काम है, जितने आपके कम्युनिकेशन वर्क जितना आपका है, वो सब के सब जो है आपके इसी पर वर्क कर रहा है। अब तो चीजें जो है इंटेलिजेंसी पे चली गई हैं, चीजें जो है इंटेलिजेंसी पर जो है आपके वर्क हो रहा है, तो उस पर आपके काम हो रहा है। वो कौन कर रहा है? इनसेट ही कर रहा है। तो पहले जो है आदमी कम्युनिकेशन वर्क किया करता था, अब तो जो है आपने कंप्यूटर को रोबोट बना दिया है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है एक तरह से एक रोबोट की शक्ल में आ गया, इसके मतलब कि वो मानव की तरह काम करने लगा है। तो अब यहां पर क्या है कि जो इनसेट काम करता है वो कम्युनिकेशन वाला, जितना कम्युनिकेशन का काम है सब ये करता है। और जो जितना सूचना का काम है, इंफॉर्मेशन का काम है, तो किसी जगह का, किसी देश का मैप बनना, किसी राज्य का मैप बनना, किसी शहर का मैप बनना, किसी शहर की किसी लोकेलिटी का मैपिंग करना, ये सब आईआरएस ऊपर से करता है। ये सारी चीज जो है फोटोग्राफी जितनी होती है वो सब जो है आईआरएस के काम में होती है। तो ये दो तरह के जो है आपके
कक्षाएं हैं, एक होती है ध्रुवीय स्थिर कक्षा पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होती है भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ध्रुवीय स्थिर कक्षा क्या है? वो कक्षा जहां पर परिक्रमा कर रहे किसी भी उपग्रह का परिक्रमा का काल पृथ्वी के घूर्णन गति के काल के बराबर हो जाए, दैट इज 24 आवर्स हो जाए। तो किसी भी जो है आपके इसकी कक्षा में 24 घंटे का समय लगे, 24 घंटे में ये जो है एक परिक्रमा करने लगे, तो ये जो है आपके जो है इसका काम हो जाता है। और इसका काम क्या होता है? यहां पर जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मेन काम ये होता है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर छोड़ी गई वस्तु जिस गति से छोड़ी जाती है, अब वो उसी सैटेलाइट गति से मूव करेगा। अगर हमने सैटेलाइट को इतनी गति दे दिया कि 24 घंटे में ये एक चक्कर लगा लेगा, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा। और 24 घंटे में अगर एक चक्कर ये भी लगा रहा है, तो ये क्या है, ये जिस जगह के सामने लगाया जाएगा ये भी 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है जिस स्थान के सामने लगाया गया उसी स्थान के सामने हमेशा नाचता रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये भू स्थिर कक्षा होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां पर काम क्या आता है, काम जो है आपके ये इनसेट उपग्रह लगाए जाते हैं और यहां पर IRS उपग्रह। और ये दोनों कक्षाएं आप देखें, जैसे ये तो कक्षा आपके वायुमंडल में है ही है, ये भी एक तरह से आप वायुमंडल में ही मान लें, क्योंकि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जब हम जाएंगे, अभी तो हम 3,000 किलोमीटर ऊंचाई पे हैं, 2900 किलोमीटर, क्योंकि इसके बाहर जाएंगे तो निर्वात होता चला जाएगा। कण जो है, ऐसा नहीं कि 2900 किलोमीटर तक ही कण पाए जाते हैं वायुमंडल के, वायुमंडल को यहां तक माना गया है क्योंकि कण नगण्य हो जाते हैं इसके बाद, क्योंकि जहां तक जी कमान काम करता है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, वहां तक हमारा वायुमंडल है, भले ही बहुत विरल है, लेकिन हम लोगों ने ऊंचाई जो वायुमंडल की मानी है वो 2900 किलोमीटर ऊंचाई तक, जहां तक कण मौजूद रहते हैं, इनको हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसा गैसियस पार्टिकल्स। तो इस तरह से अगर आप देखें तो वायुमंडल में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपके पाई जाती हैं। और इस मंडल में जैसे हमने आपको कहा सबसे बाहरी मंडल है, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं जो कि पाई जाती हैं, बहुत विरल अवस्था में है, रेयरर फॉर्म में है, और ऊपर की ओर जाने पर इसमें भी टेम्परेचर कम होता बढ़ता चला जाता है और तापमान बढ़ करके 1000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 5568 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है आपके इस तरह से पहुंच जाता है। तो ये जो आपके एक तरह से आपका वायुमंडल हो जाता है। वायुमंडल को अगर हम लोग स्टडी करें तो हर पार्ट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और ये पांचों वायुमंडल का जो पार्ट है ये आपके अपनी जगह पर हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब का अपना एग्जिस्टेंस जरूरी है, और ये सारी चीजें जो है आपकी जो हमने आपको डिस्कस करी, ये सारी चीजें जो है आपके इस तरह से बताई जाती है। तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस अगर हम लोग कहें तो बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, अगर आपको सारी चीजें जितनी चीजें बताई गई उनकी नॉलेज है तो ये हम लोगों का एटमॉस्फेयर का पार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। अब देखिए वायुमंडल को पढ़ने के बाद अब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए, उसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो डिस्कशन में जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो भी आपके पहले तो लेयर्स की अगर हम बात करें तो ए लेयर क्या है, ट्रोपोपॉज, जो मंडल का अंत हुआ। बी लेयर क्या है, स्ट्रेटोपॉज, समताप मंडल का एंड हुआ। सी लेयर क्या है, मीजोपॉज। डी ई एफ लेयर क्या है, ये आपके आयन मंडल की लेयर से जो रोज बनती है और रोज बिगड़ती है। और जी लेयर क्या है, ये है आयनोपॉज, आयन मंडल यहां समाप्त हुआ, अब एक्सोस्फीयर स्टार्ट हो गया जो कि आखिर तक निर्वात तक जाता है। तो ये अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ए से लेकर के जी तक की ये लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आपके बनता है कि डी ई एफ लेयर ही हमने आयन मंडल की लेयर को क्यों नाम दिया, क्योंकि अब हमने पढ़ा दिया है इसलिए आपके लिए आसान हो गया है कि ए बी सी क्या है। अगर ए बी सी क्लियर है तो डी लेयर से आप बता सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली अगर ए बी सी किसी को ना पता हो तो आप ये क्वेश्चन आपके आता है, क्योंकि किसी किताब में अगर आप देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा नहीं ए बी सी का, ये लेयर कहीं पे आपको डिफाइन नहीं होगी। यूरोपियन राइटर्स ने सिर्फ इसको डिफाइन किया है, इंडियन राइटर्स ने किसी ने डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ए बी सी लेयर आपको मिलती नहीं है। स्टॉलर्स ने जो है आपके डिफाइन किया है इसको, तो ए बी सी लेयर वहां पर फॉर्मेशन आपके होती है,
लेकिन और जगह पे आपके ये नहीं मिलती। तो वहां पर प्रश्न बन जाता है कि DEF परत किसको कहा जाता है, इंटरव्यू में आपके पूछा जाता है ये। तो DEF ही नाम क्यों दिया, ABC क्यों नहीं दिया? तो आप फौरन जवाब दे सकते हैं कि ABC एग्जिस्टिंग लेयर है, उसके बाद D आती है DEF, तो उसके नीचे 3 लेयर हैं ABC। A जो है वो ट्रोपोपॉज है, B जो है वो स्ट्रेटोपॉज है, C जो लेयर है वो मीजोपॉज है, उसके बाद DEF लेयर आयन मंडल में आती है, आयनोस्फीयर में आती है, और फिर उसके बाद G लेयर उसके ऊपर आयनोपॉज होती है। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। एक और क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में, जैसे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पहले सिविल में आया, सिविल से पीसीएस ने रिपीट किया, और पीसीएस से वनडे एग्जामिनेशन में रिपीट किया, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर जो है सपोज कर लीजिए वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता? दिन छोटे होते, दिन बड़े होते, या इतने ही रहते, या छोटे बड़े होते रहते? ये सिविल ने पूछा था पहली बार, और ये क्वेश्चन बहुत हिट हुआ, खूब एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे नहीं पूछा गया। तो होता क्या था कि इसमें भी क्या है, टेक्निकल चीज है। तो टेक्निकल चीज मतलब आपकी पूरी फिजिक्स है, पूरी आपको फिजिक्स को समझना है। तो यहां पर क्या है, लाइट का कुछ ना कुछ लेना देना है। तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके हम लोग समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में, अगर कोई प्रकाश सपोज कर लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, प्रकाश जब आता है विरल से सघन माध्यम, रेयर टू डेंसर मीडियम में आता है, जैसे एयर है, वाटर में आ रहा है, तो जब तक माध्यम नहीं बदलता तब तक प्रकाश अपने रास्ते में चलता रहता है। जैसे ही माध्यम बदल गया वैसे ही ये भी जो होगा, ये क्या करेगा, जाना इसको ऐसे चाहिए है लेकिन ऐसे नहीं जा पाएगा। ये क्या होता है, या तो ये जहां पर ये आता है इस पॉइंट पर, इस सतह पर 90 डिग्री बना दिए तो इसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो जब कोई चीज विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर चली आती है, इधर चली जाएगी। तो प्रकाश इधर जाने के बजाय इधर चला आएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो आने वाली किरण और जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और जाने वाला प्रकाश जो होता है अभिलंब से जितना कोण बनाता है ये क्या होता है, परावर्तन। इसी का जस्ट उल्टा आप समझ लें। उल्टा ये कि अगर कोई सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा तो जाना इसको ऐसे चाहिए, तो अभिलंब की ओर ना झुक के अभिलंब से दूर हो जाता है ऐसे। तो ये क्या है कि अगर कोई चीज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये दूर हो जाती है, अभिलंब की ओर नहीं जाएगी। जाना इसको ऐसे चाहिए था, प्रकाश ऐसे चला जाता। अगर ये एयर है, अगर ये वाटर है सॉरी, और ये एयर है, अगर ये पूरा वाटर होता तो प्रकाश ऐसे सीधे चलता चला जाता। लेकिन वाटर से जैसे ही एयर आया तो अब इसको किधर मुड़ना है, या तो अभिलंब की ओर मुड़े, ये अभिलंब है, या अभिलंब से दूर हो, तो अभिलंब से दूर हो जाता है। ये यही फिनोमेना है। और इसी फिनोमेना पे अगर आप देखें तो होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को ये है समझना होगा, और ये अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से, और इसको एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए पानी का बहुत बड़ा टब है, या आपने देखा होगा बाल्टी में पानी है, बाल्टी के पानी से आप नहाने जा रहे हैं। जब आप नहाने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा जब बाल्टी में ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि बाल्टी की गहराई कम है, तली एकदम पास है। अगर हम उसमें सिक्का नीचे डाल दें बाल्टी में तो ऐसा लगता है कि सिक्का ऊपर है। हम हाथ डालते हैं तो हमें लगता है यहीं पर बस सिक्का है, जब हाथ डालते हैं तो आपको लगता है कि सिक्का नीचे है। तो बाल्टी में अगर सिक्का पड़ा है तो आपको नजदीक नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, वजह क्या होती है, जैसे ये सिक्का है, सिक्का यहां पड़ा है, अब आप यहां बाहर से देख रहे हैं
तो जो रेज आपकी आंखों पर जा रही हैं वो ऐसे पहुंच रही हैं, ये आपने यहां से देख रहे हैं, ये ऐसे पहुंच रही हैं। तो आपको भ्रमित ये करेंगी, जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगी तो आपको लगेगा कि सिक्का यहां है, तो सिक्का पड़ा यहां होगा। जैसे बाल्टी की तली में, तली आपको नजदीक क्यों दिखाई पड़ती है, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए, आपको लगेगा सिक्का ऊपर ही पड़ा हुआ है। आप नहाने गए, एकदम से आपने देखा कि 10 का सिक्का पड़ा हुआ है, 10 रुपए का, आपने कहा 10 रुपए की इनकम हो गई, जल्दी से हाथ डाला, आपको लगा यहीं पे है भाई, यहीं पे हाथ डाला, जैसे ही आप हाथ डालेंगे इतनी गहराई पे सिक्का और नीचे दिखाई पड़ेगा, ऊपर दिखाई पड़ता है, तो ये सिक्का रेज्ड हो जाता है। सेम वही चीज हमारे साथ है। पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह हमने आपको बताया था, पृथ्वी की सतह के समानांतर अगर हम यहां खड़े हैं, आंख से अगर हम इधर देखें और इधर देखें, इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन। हॉरिजॉन जो होता है, अब हमारा वायुमंडल जो है ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन से बना हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो वायुमंडल है नीचे सघन है, ऊपर की तरफ विरल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि यहां पर अगर सूर्य आ जाएगा तो हम कहेंगे सूर्योदय हो गया, लेकिन यहां पर अगर सूर्य है तो ये यहां ऊपर दिखाई पड़ता है। वो इस तरह कि सूर्य यहां है, ये प्रकाश ऐसे मुड़ता चला जाएगा, अब मुड़ करके आपकी आंखों पे ऐसे आएगा, ये इसी वजह से परावर्तन होता हुआ आएगा, और इसको आप पीछे देखेंगे तो सूर्य आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा। सूर्य उदय अभी हुआ नहीं है और सूर्य पहले से दिखाई पड़ने लगता है। जब सूर्योदय का टाइम हो, रोज आप पढ़िए न्यूज़पेपर में कि आज कितने बजे सूर्य निकल रहा है, इतने बजे। मान लीजिए कि सूर्योदय का टाइम जो है वो 4:45 है, सुबह के 4:45 पे सूर्योदय होगा, तो आप 4:45 नहीं, आप 4:15 बजे के बाद अगर आप चले जाएं, आप देखेंगे दिन निकल आएगा। आधे घंटे पहले, 25 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले से ही दिन निकल आता है। सूर्य नीचे रहता है लेकिन ऊपर दिखाई पड़ता है, क्यों? परावर्तन की प्रक्रिया करना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, ये डिफरेंट लेयर से मिलकर के बनी है, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आ रहा है, इसलिए मुड़ रहा है। वही चीज होता है कि सूर्य अस्त हो जाता है, यहां पहुंच चुका है। जब सूर्य अस्त हो गया है, काफी पहले अस्त हो चुका है, लेकिन ये ऊपर दिखाई पड़ता है, यहां पे है, लेकिन जैसे से आपकी जो परतें हैं वायुमंडल की, इससे होकर के जब आता है तो है सूर्य यहां पे, लेकिन जब प्रकाश मुड़ता हुआ आएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा ये कि सूर्य यहां है। तो सूर्य जब उगा नहीं है, इसका उदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य यहां दिखाई पड़ रहा है, और सूर्य अस्त हो चुका है, यहां पहुंच चुका है, लेकिन यहां दिखाई पड़ रहा है अभी भी। तो सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई पड़ने लगता है और सूर्य अस्त के बाद सूर्य दिखाई पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसके मतलब यह हुआ कि सूर्योदय से 20 मिनट पहले से प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है या सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, और सूर्य अस्त के 20-25 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर डे आप ये मान सकते हैं कि लगभग आधे घंटे से 45 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, दिन बढ़ जाता है, दिन अधिक रहता है। अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य जहां रहेगा, यहां रहेगा तो यहीं पर दिखाई पड़ेगा। तो इस क्षितिज से ऊपर आने में, जब तक क्षितिज पे आएगा नहीं तब तक नहीं दिखाई पड़ेगा, क्षितिज से क्षितिज तक दिखाई पड़ेगा, हॉरिजॉन से हॉरिजॉन। हॉरिजॉन के नीचे रहता है तब भी दिखाई पड़ता रहता है ऊपर, क्यों? परावर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। जैसे सिक्का, तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई पड़ता है, रेस दिखाई पड़ता है, उसी तरह जो सूर्य है नीचे लेकिन ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसे क्या कहा जाता है? इसके मतलब सुबह के समय 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा पहले से ही दिखाई पड़ रहा है, सूर्योदय नहीं हुआ लेकिन सूर्य पहले से दिखाई पड़ेगा। सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन तब भी सूर्य दिखाई पड़ता रहेगा, क्यों? क्योंकि सूर्य नीचे चला गया लेकिन ऊपर दिखाई पड़ रहा है, रेस दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय से पहले 15-20 मिनट से पहले से ही सूर्य दिखाई पड़ रहा है, सूर्यास्त के बाद 15-20 मिनट
तक सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो एक तरह से आधे घंटे से 45 मिनट का दिन बढ़ गया। और ये जो प्रकाश आपके दिखाई पड़ता है, इसको हिंदी में गोधूली का प्रकाश कहते हैं। गोधूली का प्रकाश, जिसको हम लोग ट्वेलाइट, सुबह और शाम के प्रकाश को, या डॉन कहा जाता है, सुबह के प्रकाश को। ट्वेलाइट या डॉन क्या है? ट्वेलाइट का प्रकाश, गोधूली का प्रकाश जो शाम के समय होता है, सूर्यास्त हो जाता है लेकिन फिर भी सूर्य दिखाई पड़ता रहता है, ये ट्वेलाइट क्या है? इसको गोधूली क्यों कहा गया? गोधूली इसलिए कहा गया, अब देखिए बहुत अच्छा टच है इसका, गोधूली का, ट्वेलाइट का। गोधूली नाम क्यों पड़ा? नाम इस तरह से पड़ा, अक्सर आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस होती हैं, चरने जाती हैं, वो सूर्य जैसे ही डूबता है वैसे ही वापस अपने घर को चलती है। अब जब वापस आती हैं तो लड़ती, क्योंकि पेट वेट भरा होता है, खूब खेलती कूदती और लड़ते जो है वापस आती है। अब एक गाय दौड़ी तो उसके पीछे सब दौड़ने लगती हैं, गाय है, भैंस है, इस तरह की, तो मतलब खेल करती हुई आती है। तो जब वापस आती हैं तो उनके पैर से, गौ के खुर से क्या हो जाता है? धूल उड़ती है। जब जैसे घोड़ा दौड़ता है तो धूल उड़ाता हुआ दौड़ता है, वैसे ही जब गाय भैंस चरती हुई वापस आती हैं और दौड़ती हुई वापस आती हैं तो उनके से भी धूल उड़ती है। और धूल उड़ती है तो जहां पे धूल उड़ती है वहां पे देखते हैं कि जैसे धुंधला सा प्रकाश होने लगता है या धुंधला जाता है। तो उस समय जो धूल होती है, धुंध होती है, उसे जो है आपके एक तरह से गोधूली इसीलिए नाम पड़ा है कि जो प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है वो एकदम उसी तरह दिखाई पड़ता है जैसे वापस लौटती इस तरह के जो जानवर हैं, उनके जो वापस लौटता झुंड है, जब खेलते हुए आता है तो पूरे में जो है आपके एक तरह से धूल की जो है आपकी धुंध छोड़ देता है। उसी तरह से सूर्यास्त से पहले सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई पड़ने लगता है और सूर्य अस्त के बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकाश को इसीलिए गोधूली हिंदी में कहा गया, क्योंकि गोधूली जो आपके होता है वो कब कहा जाता है? तो जो धूल उड़ती है, जो गाय भैंस के वापस लौटने पर जो धूल उड़ती है वो उसी तरह की धुंध होती है जिस तरह से सूर्योदय से पहले जो है आपके जो सूर्य दिखाई पड़ता है उसमें भी हल्की सी धुंध होती है, क्योंकि पूरी तरह सूर्य तो आया नहीं है, सूर्य का प्रकाश आना शुरू हो गया है, सूर्य ऊपर दिखना शुरू हो गया, सूर्य आया नहीं है अभी, सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन ऊपर दिख रहा है, अस्त हो चुका है इसलिए प्रकाश तो नहीं आ रहा लेकिन दिखता हुआ सूर्य दिखाई पड़ता रहता है। ये क्या है? ये गोधूली का प्रकाश, इसीलिए इसको कहा गया। तो ट्वेलाइट और डॉन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो आपके प्रकाश है ये आपके आधे घंटे से 45 मिनट दिन की अवधि को बढ़ा देता है। तो अगर वायुमंडल नहीं होता, प्रश्न पूछा जाता है, तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता? ड्यूरेशन ऑफ डे पर क्या प्रभाव पड़ता? तो हमें जो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा सूर्योदय से पहले दिन निकल आता है और सूर्यास्त के बाद 15-20 मिनट तक सूर्य दिखाई पड़ता रहता है, ये एक्स्ट्रा टाइम ना मिलता दिन का। तो इसलिए कंपैरेटिवली क्या होता कि अगर वायुमंडल को हटा दें तो सूर्य जहां रहेगा वहीं दिखाई पड़ेगा, परावर्तन के कारण उठ करके नहीं दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से परावर्तन के कारण कोई भी चीज पड़ी यहां है लेकिन दिखती ऊपर है, जैसे सिंपली आप एग्जांपल ले सकते हैं, बाल्टी है, बाल्टी के अंदर आप कोई डंडी डाल दीजिए, डंडी को अगर आप बाहर से ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ऐसे आई या ऐसे मुड़ गई, टूटी हुई डंडी दिखाई पड़ती है। तो आपकी स्टिक है, स्टिक ऐसे आई है, स्टिक ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगी आपको, जबकि स्टिक है ऐसे लेकिन ऊपर दिखाई पड़ती है इस तरह से, ऐसा लगता है यहां से मुड़ गई है। तो उठी हुई क्यों दिखाई पड़ रही है? परावर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण। तो रिफ्रैक्शन की वजह से आपके ये ड्यूरेशन की तरफ दिखाई पड़ने लगती है। तो इसलिए अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि पे क्या प्रभाव पड़ता? दिन छोटे होते, ड्यूरेशन क्या होता? दिन का कम होता। क्यों? क्योंकि ये जो ट्वाइलाइट और लाइट डॉन का जो प्रकाश है ये आपके खत्म हो गया होता, गोधूली के प्रकाश नहीं दिखाई पड़ते, तो गोधूली का प्रकाश हमें नहीं मिलता। इसके मतलब सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने लगता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता रहता है। तो 15 मिनट
सूर्योदय से पहले 15-20 मिनट और इधर भी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा है, तो लगभग एक आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है पर डे। तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो ये आपको आधे घंटे से 45 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलता। इसके मतलब दिन जितने होते एग्जैक्टली उतना ही दिखाई पड़ते, हमें अभी क्या है जितने होते हैं उससे ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वायुमंडल के ना होने पर दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता, दिन छोटे हो जाते। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इसलिए हमने डिस्कस कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इस तरह से बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब जलवायु विज्ञान आप पढ़ते हैं तो जो हमने विश्व की जलवायु पढ़ा है उसमें ध्यान रखिएगा कि विश्व की जलवायु में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, खास तौर से जो है आपके सिविल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी को दिमाग में रखिएगा कि किस जो है जलवायु में कब वर्षा होती है, कब शुष्क रहता है, कब तापमान बढ़ता है, कितना तापमान रहेगा, कितना तापमान नहीं रहेगा, कौन सी जलवायु में, तभी आप उन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। और जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं जिससे कि आप पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड अपने आप को तैयार कर सके। तो जब आप उसका सोल्यूशन हम कराएंगे, टेस्ट जब हो जाएगा, टेस्ट के बाद जब हम टेस्ट का सोल्यूशन कराएंगे तो अपने आप देखेंगे क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। टेस्ट के टाइम तो आपको बहुत टफ लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हाँ क्या लगाएं या क्या चीज है, लेकिन जब हम सोल्यूशन आपको बता देंगे तो देखिएगा कितना आसान लगेगा कि उसको समझना कि हाँ किस बेसिस पे हम उसके आंसर को निकालते हैं। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था जो कि जलवायु विज्ञान से संबंधित था, वायुमंडल और पर्यावरण। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हम लोगों का खत्म हुआ। तो इससे हम लोग ने तीनों पार्ट भौतिक भूगोल के खत्म कर लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ने पढ़ा। फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कि हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों पार्ट को अब यहाँ पर समाप्त